नमस्कार दोस्तों। आज बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की एकता की बैठक होने जा रही है। आज मैं आपसे साझा करूंगा कि विपक्ष की एकता की बैठक की ज़रूरत क्यों नीतीश कुमार को महसूस हुई। को विपक्ष को लगता है कि अगर हम सब एकत्रित हुए तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया सकता है। इसी का मैं आपके सामने विश्लेषण लेके आया हूँ और उसी से मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए, आपको मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 2022 के जून महीने में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से विद्रोह किया था और अपने 40 विधायकों के साथ अलग होकर अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन से सरकार बनाई थी और शिवसेना की सरकार गिर गई थी और शिवसेना में एक बड़ा बगावत हुआ था। उसी समय नीतीश कुमार को बिहार में यह लग रहा था कि उनके कभी राइट हैंड रहे, कभी बिहार के अध्यक्ष रहे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बगावत करने के लिए तैयार कर रही है और आने वाले समय में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में कोई बगावत की पटकथा लिख सकते हैं। इसी भय और डर के चलते नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा में नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना। हालांकि बाद में आरसीपी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब वह नीतीश कुमार को बिहार में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो जब 20 जून को जब मुंबई में बगावत हुई थी शिवसेना में, उसके ठीक 2 महीने बाद 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपनी सरकार बनाने की घोषणा की और बिहार की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया। बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद नीतीश कुमार इस मुहिम में जुड़ गए कि अब मुझे केंद्र से भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए वह दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश कुमार बंगाल गए, वहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश कुमार लखनऊ गए, वहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार हैदराबाद गए, जहाँ उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिनका नाम अब बदल गया है, भारत विकास समिति कर दिया गया है, उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव पटना में जाकर नीतीश और तेजस्वी यादव से मिले, विपक्षी एकता की बात की। तो बेसिकली नीतीश की जो आज 23 तारीख को बैठक हो रही है विपक्षी एकता को लेकर 2024 में मोदी को रोकने के लिए, जो रणनीति बनाने के लिए, उसके पीछे नीतीश के दिमाग में क्या है। देखिए, नीतीश के दिमाग में बहुत 2 चीज़ें क्लियर है। नीतीश को लगता है कि अगर 4 बड़े खिलाड़ी विपक्ष के जो है, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 3, और चौथा तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बीआरएस है, उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर राव जो भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, अगर ये सब साथ में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में तगड़ी चुनौती दी सकती है। देखिए, अभी क्या है, बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का शासन है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का शासन है, पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का शासन है। तो इन 5 राज्यों से लोकसभा की सीटें 199 आती है और 2014 में इस 199 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें मिली थी, मतलब लगभग 37% सीटें मिली थी। तो ये 37% सीटें लोकसभा, जो 523 लोकसभा सीटें, उसका 37% ये सीटें हैं। तो नीतीश कुमार का फोकस इन 199 सीटों पर ज़्यादा है। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर इस 199 सीटों पे, जहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत है, अगर वहाँ पर हम एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में 111 सीटें जीती थी, वह सीटें हम इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने से वंचित कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास दूसरा और आंकड़ा जो, जिसमें नीतीश कुमार को लग रहा है कि विपक्षी एकता सफल हो सकती है, वह 2019 का एक परिणाम आप इस दृष्टि में देख सकते हैं कि एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 45% वोट मिले थे, जिसमें 38% के करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए को 2019 के चुनाव में 26% वोट मिले थे, जिसमें कांग्रेस का मत प्रतिशत 20 था। 29% वोट ऐसे पार्टी को मिले थे जो न एनडीए का हिस्सा थी न यूपीए का, मतलब जो न भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और न कांग्रेस के साथ रही, जिन्होंने अपना अलग अस्तित्व बना के रखा था। जिसमें आप कह सकते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजू पटनायक की पार्टी बिजू जनता दल रही है, जिसने न भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया न कांग्रेस का साथ लिया।
अपने दम पे चुनाव लड़े और अपने मुख्यमंत्री भी बने और अपनी उपस्थिति भी लोकसभा में अच्छे सांसदों के साथ दर्ज की। तो नीतीश कुमार का गणित ये है कि भाजपा और एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, इसके अलावा 55% ऐसा वोट बैंक है जिसने भाजपा के विरोध में वोट किया था। नीतीश कुमार की कोशिश इन्हीं 55% वोट बैंक को साथ में लाने की है, जिससे अगर एनडीए 2024 में 45% का वोट बैंक साथ में रखता भी है तो भी 50% वोट बैंक जो है वो एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकता है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी अपनी संभावना है और सभी क्षेत्रीय पार्टियों, खासतौर से जिन बड़ी पार्टियों को नीतीश कुमार एकजुट करने जा रहे हैं, वो जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, या तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इन दलों को लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उन्हीं का वोट लेके मजबूत होगी, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस का ही समर्थन लेकर कांग्रेस को ही काट कर इन लोगों ने अपनी स्थिति मजबूत की है। अब इन्हें लगता है कर्नाटक चुनाव के बाद, जिस हिसाब से कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया था और जेडीएस को हाशिए पर डाल दिया था, वैसा ही इन दलों को लग रहा है कि अगर कहीं 2024 के चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कांग्रेस सक्षम है, यह मानकर अगर मुसलमान लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस को मतदान कर देते हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को मुश्किल होगी, अखिलेश यादव को मुश्किल होगी, चंद्रशेखर राव को होगी और अरविंद केजरीवाल को होगी। तो इन लोगों को कांग्रेस के साथ आने में इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कांग्रेस के साथ आ जाए तो हमारा ही वोट बैंक कांग्रेस हमसे वापस ले ले, जो हमने कांग्रेस से लेकर अपने आप को मजबूत किया था। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विपक्ष की एकता के नाम पर जब ये सारे दल इकट्ठे आज पटना में हो रहे हैं, तो ये किस मुद्दों पर और किस आधार पर 2024 में साथ में आते हैं। अभी इनके पीछे मुख्यमंत्री का कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है। जाहिर है 2024 के पहले से तय भी नहीं कर सकते, क्योंकि दलों में एक राय नहीं बन पाएगी। किन सीटों पे कितने उम्मीदवार उतरेंगे अभी यह भी तय नहीं है कि भाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कितने सीटें ममता बनर्जी को छोड़ने को तैयार है। दिल्ली में तो केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 की 7 सीटें मुझे दे दी जाए, पंजाब की 13 सीटें मुझे दे दी जाए, कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़े नहीं, जबकि संभव नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही सांसद है जो अभी जालंधर उपचुनाव से जीता है, कांग्रेस के वहाँ से 6 सांसद है। तो कांग्रेस किसी भी स्थिति में पंजाब नहीं छोड़ेगी। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी एकता पर एक आम सहमति बनना पड़ेगी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सभी बड़े दल उदार बने और जो सबसे बड़ा दल है वो ज़्यादा उदार बने। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है तो कांग्रेस को ज़्यादा उदार बनना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि आज की बैठक में इनकी क्या रणनीति बनती है, किस बेसिक मुद्दों पर आपस में चर्चा करते हैं। क्या इनके अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है आज की बैठक में, या सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, साथ में मिलकर फोटो सेशन करते हैं और अपने अपने राज्य में लौट जाते हैं। मुझे लग रहा है अभी नीतीश कुमार की जो मुहिम है विपक्षी एकता को साथ में लाने की, और जिसके लिए आज पटना में बैठक होने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मुझे लग रहा है इसको अभी एक लंबी दूरी तय करना पड़ेगी। सभी दलों को अहम छोड़ना पड़ेगा, महत्वाकांक्षाएं छोड़ना पड़ेगी, कई मुद्दों पर एक दूसरे को समर्थन देना पड़ेगा। उसके बाद विपक्षी एकता कोई आकार ले सकती है। फिलहाल मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, लेकिन आज की बैठक के बाद यह किस आकार में जाता है यह ज़्यादा क्लियर होगा। और जिस हिसाब से लगातार 2 आम चुनाव से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विपक्ष को धूल में मिला दिया है, मुझे लग रहा है उसी डर से विपक्ष 2024 में एकत्रित आना चाहता है। लेकिन सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर यह एकत्र नहीं हो सकता। सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय, सभी दलों की अपनी अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है, उन महत्वाकांक्षाओं को ध्यान रखेंगे और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा बनाकर आते हैं, या किसी एक वैचारिक मतभेद को एक दरकिनार रखकर किसी तरह से एक टेम्पररी गठबंधन बनाते हैं जो 2024 के चुनाव तक कायम रहता है। अब इस पर आज चर्चा होगी। मुझे फिलहाल ऐसा लगता है इसकी संभावना भी बहुत कम है। इसके लिए विपक्ष की एकता को बहुत काम करना पड़ेगा। इस बैठक पे पूरी नज़र होगी और इस बैठक से निकलने वाले संकेतों को मैं आपसे जल्दी साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।